हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक को जिसका नाम है नवाब्स लूज देयर पावर। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये पढ़ेंगे कि नवाब जितने भी थे हमारे भारत के उस समय पे वो सारे के सारे अपने पावर को लॉस कर रहे थे, यानी कि वो अब नवाब नहीं रहने वाले थे। अब सवाल यह है कि उसके पावर को छीन कौन रहा था, उसका पावर खत्म क्यों हो रहा था। तो उसके पावर को छीना जा रहा था किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। यानी कि अंग्रेज हमारे भारत में आए और जितने भी हमारे भारत के छोटे मोटे जो भी थे हमारे नवाब, उन सारे के सारे नवाब के पावर को छीन लिया गया, यानी कि उनको नवाब के गद्दी पर से हटा दिया गया। और उसके गद्दी को हासिल किसने कर लिया? उसके गद्दी को हासिल कर लिया अंग्रेजों ने। ठीक है, चलिए इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर कहाँ कहाँ पर अलग अलग प्रकार के नवाबों ने अपने पावर को खोया। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। फ्रॉम द मिड 18th सेंचुरी नवाब्स एंड राजाज हैड सीन देयर पावर इरोड। देखिए ये बात हो रहा है मिड 18th सेंचुरी का, यानी कि 18th सेंचुरी के बीच वाले वक्त का बात हो रहा है यहाँ पे। उस समय पे हमारे भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट छोटे और बड़े जो भी नवाब थे, उन सारे के सारे नवाब और राजा लोगों के पावर को छीना जा रहा था। यानी कि यहाँ पे पूरी तरीके से अंग्रेज सामने आ रहे थे और अंग्रेज इनके पावर को पूरी तरीके से छीन रहे थे। यानी कि अंग्रेज इसके ऊपर हमला करता था और इसके राज्य को हड़प लेता था और अपने अंडर में कर लेता था। तो ये सिलसिला जो है हमेशा लगातार वहाँ पे चलता रहा था। तो यहाँ पे ऐसा देखा जा रहा था कि जितने भी हमारे नवाब थे, जो हमारे राजा लोग थे, वो सारे के सारे अपने पावर को लॉस कर रहे थे, यानी कि उनको अपने गद्दी पर से हटाया जा रहा था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, आगे दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर। और देखते देखते जितने भी हमारे नवाब थे, राजा लोग थे, वो सारे के सारे अपने क्या कर दिए? अथॉरिटी और ऑनर दोनों को खो दिए। अथॉरिटी मतलब अपने पावर को खो दिए और ऑनर मतलब उनका जो मान सम्मान इज्जत था वो सारा का सारा उनका ढह गया। देखिए सपोज कीजिए कि कोई राजा है या फिर कोई नवाब है, उसको अपने गद्दी पर से हटा दिया गया और उसके राज्य को हड़प लिया गया, तो ऑब्वियस ही बात है कि उस राजा का कोई इज्जत नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे है कि जैसे जैसे अंग्रेजों ने हमारे नवाब को, हमारे राजा लोगों को अपने गद्दी पर से हटाया, उसको नवाब के पद पर से हटा दिया, राजा के पद पर से हटा दिया, वैसे वैसे उनके पावर को भी खत्म कर दिया गया और उसके मान सम्मान इज्जत मर्यादा जो कुछ भी था उसका पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रेसिडेंट्स हैड बीन स्टेशन्ड इन मैनी कोर्ट्स। देखिए, और ये भी आपको बात मालूम है कि जितने भी हमारे भारत में उस समय पे बड़े बड़े छोटे छोटे ऑफिस थे, हमारे यहाँ पे दफ्तर थे, उन सभी में अंग्रेजों ने अपने आदमी को बैठा रखा था। रेसिडेंट्स मतलब अंग्रेजों का अपना आदमी होता था जो कि अलग अलग प्रकार के ऑफिसों में बैठा रहता था और वहाँ पे निगरानी रखता था कि यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना, ऐसा वहाँ पे हो रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जहाँ जहाँ पर अंग्रेज हमारे नवाब को, हमारे राजा लोगों को हटा रहा था उसके गद्दी पर से, वहाँ वहाँ अंग्रेज जो है अपने अपने आदमी को इस्टेब्लिश कर दे रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस्ड, देयर आर्म्ड फोर्सेज डिसबैंडेड एंड देयर रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाई स्टेजेस। अब इसके आगे क्या हुआ? देखिए, इसके आगे जब हमारे राजा लोगों को और जब हमारे नवाब लोगों को अपने गद्दी पर से हटा दिया गया, उसके राज्य को हड़प लिया गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हो गया कि जितने भी हमारे रूलर थे, यानी कि हमारे नवाब राजा, उन सभी के आज़ादी को भी छीन लिया गया। यानी कि वो जो पहले रूल करते थे अब वो रूल नहीं कर पाएंगे, वो अपना हुक्म नहीं चला पाएंगे। कौन नहीं चला पाएंगे? हमारे नवाब और हमारे राजा, उसके पावर को ही छीन लिया गया। देयर आर्म्ड फोर्सेज डिसबैंडेड, उसका जो भी सिपाही था, जो भी आर्मी था, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। हमारे राजा और नवाब के जितने भी आर्मी थे उसको बंद कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। एंड देयर रेवेन्यू एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाई स्टेजेस, और जितने भी राजा लोगों के, नवाब लोगों के संपत्ति था, जितना भी उसका टेरिटरी था, टेरिटरी मतलब जितना दूर तक उसका राज्य फैला हुआ था, उन सारे को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि हड़प लिया। ठीक है, आगे मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राइड टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। और उस समय पे जब ऐसा किया जा रहा था, एक के बाद एक हमारे राजा लोगों को अपना जगह, अपना पैसा कौड़ी, धन संपत्ति सब चीज़ खोना पड़ रहा था, तो बहुत प्रकार के, यानी कि अलग छोटे छोटे और बड़े बड़े राजा लोग, नवाब लोगों ने, सब ने मिलकर अंग्रेजों के सामने हाथ भी जोड़ा कि ऐसा मत कीजिए, हमारा जो पद है, हमारा जो पोस्ट है, जो पोजीशन है, उसको बरकरार रहने दीजिए। ठीक है, ऐसा भी कहा गया।
लेकिन अंग्रेजों ने किसी के बात को नहीं सुना, सबको उसके गद्दी पर से हटा दिया गया और सबके धन संपत्ति प्रॉपर्टी जगह को हड़प लिया गया। और किसने हड़पा भाई? अंग्रेजों ने हड़पा। ठीक है, ये हो रहा था उस समय पे। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे यदि देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर एडॉप्टेड सन एज द हायर टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का ना, रानी लक्ष्मीबाई के जब हस्बैंड का डेथ हो गया तो रानी लक्ष्मीबाई को जो है कोई भी अपना संतान नहीं था, यानी कि अपना कोई भी बेटा उसको नहीं था। तो जब रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड का डेथ हो गया तो इसके पास अपना कोई भी अपना बेटा नहीं था रानी लक्ष्मीबाई के पास। तो इन्होंने एक बेटे के रूप में जो है एक बच्चे को गोद ले लिया था, यानी कि हायर कर लिया था, गोद ले लिया था किसी दूसरे के बच्चे को। और आपको मालूम है कि उस समय पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा हुआ था, नियम। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या कहता था भाई? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये कहता था कि यदि आपके पास अपना बेटा नहीं है तो आपका जो भी धन संपत्ति राज्य प्रॉपर्टी जो कुछ भी होगा वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली अंग्रेजों के अंदर में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप बताएंगे कि क्या रानी लक्ष्मीबाई का जो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई ने जो अपने बेटे को गोद लिया था, क्या वो अपना बेटा था? उसका अपना बेटा नहीं था। तो अंग्रेजों का कहना ये था कि रानी लक्ष्मीबाई देखो, ये तुम्हारा अपना बेटा तो नहीं है ना, इस वजह से क्या होगा? इस वजह से ये होगा कि तुम्हारा जो धन संपत्ति प्रॉपर्टी टेरिटरी जो कुछ भी है सब कुछ हमारे अंडर में आ जाएगा। ऐसा कहना था किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का क्या कहना था? रानी लक्ष्मीबाई का ये कहना था कि हमने इसको गोद लिया है तो ये हमारा ही बेटा हुआ, तो हमारे प्रॉपर्टी को हड़पा नहीं जाए। ठीक है, ये कहना था रानी लक्ष्मीबाई का। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को भी बैटल में, यानी कि युद्ध में मार दिया और उसके धन संपत्ति को पूरी तरीके से लूट लिया। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल जहाँ पे कि अंग्रेजों ने हमारे अलग अलग प्रकार के राजा, नवाब, यहाँ तक कि हमारी महारानी तक को भी नहीं छोड़ा। उसके बाद अनदर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे सामने है, नाना साहेब वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड। पेशवा बाजीराव सेकेंड का भी एक एडॉप्टेड, यानी कि पेशवा बाजीराव सेकेंड ने भी एक बच्चे को गोद लिया था जिसका नाम क्या था भाई? नाना साहेब। और ये नाना साहब बाद में बहुत बड़े हुए और ये नाना साहब ने भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किया था, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने भी युद्ध लड़ा था। इसको हम लोग अपने आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नाना साहेब जो थे, नाना साहब को अडॉप्ट किया था, किसने किया था? पेशवा बाजीराव सेकेंड ने। वो भी बचपन में ही नाना साहब को अडॉप्ट कर लिया था। एंड ही वांटेड द कंपनी टू गिव हिज फादर्स पेंशन। देखिए, पेशवा बाजीराव भी अपने समय के बहुत ही बड़े योद्धा हुआ करते थे उस समय पे। तो पेशवा बाजीराव सेकेंड का जब मृत्यु हो गया तो नाना साहब का कहना था अंग्रेजों से कि हमारे पिताजी का मृत्यु तो हो गया, तो हमारे पिताजी का जो पेंशन है, जो पैसा है, वो हमको आप वापस कर दीजिए, यानी कि उनका जो प्रॉपर्टी धन संपत्ति है वो सारा का सारा आप हमको वापस कर दीजिए। ऐसा कौन कह रहा था? नाना साहब कह रहा था अंग्रेजों से। लेकिन अंग्रेजों ने इसके बात को भी नहीं माना। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज का कहना था कि नाना साहब तुम भी तो पेशवा बाजीराव सेकेंड का अपना बेटा नहीं थे, तुमको भी तो उन्होंने गोद ही लिया था। ठीक है, तो इस वजह से तुम्हारे पिताजी का जो पेंशन है वो तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो हाल रानी लक्ष्मीबाई के साथ था वही हाल नाना साहब के पास भी था। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई के जगह को भी हड़प लिया गया था क्योंकि इसके पास भी अपना बेटा नहीं था। इसके पास बेटा था लेकिन वो भी एडॉप्टेड था, यानी कि गोद लिया था। और नाना साहब जो थे वो भी एडॉप्टेड सन ही थे। इसको अडॉप्ट किया था, नाना साहब को अडॉप्ट किया था किसने? पेशवा बाजीराव सेकेंड ने किया था। और जब पेशवा बाजीराव सेकेंड का मृत्यु हो गया तो नाना साहब कहते थे अंग्रेजों से कि अंग्रेज साहब हमारे पिताजी का जो पैसा, धन संपत्ति, प्रॉपर्टी है वो सारा हमको वापस कर दीजिए। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि नहीं करेंगे वापस, क्योंकि तुम तो पेशवा बाजीराव सेकेंड के अपने बेटे नहीं थे, है ना। ये अंग्रेजों का कहना था उस समय पे। उसके बाद अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड बाय द कंपनी, यानी कि अंग्रेजों ने जो है ना हर एक जगह पर अलग अलग तौर तरीके से अलग अलग नियम कानून लगाकर वहाँ के जगह ज़मीन को पूरी तरीके से हड़प लिया गया, पैसों को हड़प लिया गया। और बाद में इसका नज़र पड़ा किस पे? अवध पे। यानी कि अवध एक ऐसा लास्ट जगह था, टेरिटरी था, जिसको भी अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। बात समझ में आ रही है? यानी कि अवध को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, अवध को लास्ट में किया कब्जा, लेकिन इसको भी अपने अंडर में ले लिया। लेकिन अवध के बारे में ना थोड़ा सा केस अलग है। क्या केस है भाई? देखो, जैसे इन 1801
अ सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन अवध। 1801 में अवध के ऊपर ना सब्सिडरी अलायंस लगा हुआ था। और ये सब्सिडरी अलायंस क्या होता है? सब्सिडरी अलायंस में बेसिकली ये कहा जाता था कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि कोई दूसरा आदमी यदि आपके हमला करेगा तो हमारा सैनिक आपको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन बदले में क्या करेंगे? आप हमें कुछ पैसे देंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने सब्सिडरी अलायंस लगा दिया था अवध पे 1801 में, लेकिन एंड इन 1856 इट वाज टेकन ओवर। लेकिन 1856 आते आते तक अंग्रेजों का मन फिर गया और उन्होंने अवध पे हमला करके अवध को भी अपने अंडर में ले लिया, यानी कि उन्होंने अवध को भी नहीं छोड़ा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि 1801 में अवध के ऊपर सब्सिडरी अलायंस लगा था, लेकिन 1856 में अवध को भी अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, और सब्सिडरी अलायंस क्या होता था एक बार फिर से बता दे रहे हैं। सब्सिडरी अलायंस एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसके ऊपर कहा जाता था कि आपके ऊपर यदि कोई हमला करेगा तो हमारा सैनिक, यानी कि अंग्रेजों का सैनिक आपको बचाएगा और बदले में आप अंग्रेजों को क्या देंगे? कुछ पैसे दे देंगे। यही था हमारा सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और क्या किया गया भाई? द नेम ऑफ द मुगल किंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द क्वाइंस। देखिए, उस समय पे जो भी हमारे भारत में सिक्का छपते थे ना, उस सिक्के पर मुगल किंग का नाम होता था, यानी कि जैसे कोई यदि मुगल राजा है तो उसका नाम रहता था। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि अकबर है तो अकबर का नाम रहेगा, या फिर खिलजी है तो खिलजी का नाम रहेगा सिक्का के ऊपर, तो उसको भी हटा दिया गया। यानी कि सिक्कों के पर से मुगल किंग का नाम पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने कहा कि अब जो है सिक्कों के ऊपर मुगल किंग का नाम नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी announced that बहादुर शाह जफर्स सक्सेसर्स वुड नॉट बी अलाउड टू स्टे इन द रेड फोर्ट। देखिए, बहादुर शाह जफर जो थे ना, वो भी एक बहुत ही बड़े मुगल के राजा थे, यानी कि मुगल किंग थे वो। बहादुर शाह जफर वो भी जो थे एक मुगल किंग ही थे। तो बहादुर शाह जफर जो है वो रेड फोर्ट में रहते थे, यानी कि जो आज दिल्ली का लाल किला है ना, रेड फोर्ट, वहाँ पे वो लोग रहते थे। बहादुर शाह जफर वहाँ पे वो लोग रहते थे अपने फैमिली के साथ। लेकिन 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ये कहा कि बहादुर शाह जफर के बाद जो है कोई भी बहादुर शाह जफर के फैमिली में से रेड फोर्ट में नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हो गया कि बहादुर शाह जफर जब मर जाएंगे, जब उनका डेथ हो जाएगा, उसके बाद से बहादुर शाह जफर का कोई भी फैमिली का आदमी रेड फोर्ट में नहीं रहेगा। ये किसने कहा? ये कहा गवर्नर जनरल डलहौजी ने। कब कहा भाई? 1849 में कहा। ठीक है, आगे इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग अनाउंस्ड दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर हिज सक्सेसर्स वुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग्स, दे वुड जस्ट बी कॉल्ड प्रिंसेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि 1856 में एक और हमारे सामने गवर्नर जनरल थे जिसका नाम था कैनिंग। उन्होंने कहा कि जब बहादुर शाह जफर का डेथ हो गया तो गवर्नर जनरल कैनिंग ने ये कहा कि जितने भी बहादुर शाह जफर के फैमिली मेम्बर हैं उनको जो है अब किंग नहीं कहा जाएगा, उनको केवल और केवल प्रिंसेस कहा जाएगा, मतलब कि राजकुमार कहा जाएगा, राजा नहीं कहा जाएगा। देखिए, राजा और राजकुमार में फ़र्क होता है। राजा वो होता है जो कि पूरे काम को देखता है, यानी कि वो हेड होता है। और राजकुमार कौन होता है? राजकुमार बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके घर में आपके दादाजी हैं, तो वो हो गए आपके किंग। लेकिन आपके दादाजी के जो बेटे हैं, यानी कि आपके पिताजी जो हैं, वो सारा क्या हो जाएगा? वो सारा हो जाएगा आपका प्रिंसेस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने ये अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफर के मृत्यु के बाद, यानी कि जब बहादुर शाह जफर का मृत्यु हो गया तो उन्होंने ये अनाउंस किया, गवर्नर जनरल कैनिंग ने ये अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफर के फैमिली मेम्बर को किसी भी प्रकार से अब किंग नहीं कहा जाएगा, उसको केवल और केवल प्रिंस कहा जाएगा। यानी कि ज़्यादा उसका फैमिली मेम्बर है तो उसको प्रिंसेस कहा जाएगा, ऐसा लग गया, यानी कि प्लूरल हो गया। यहाँ पे प्रिंसेस का मतलब यहाँ पे फीमेल नहीं है, यहाँ पे प्रिंसेस का मतलब यहाँ पे है मेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो आपको यहाँ पे आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि आखिर इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा, है ना। तो यहाँ पे क्या था? बेसिकली नवाब्स लूज देयर पावर्स था। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा
कि एक एक करके हमारे जितने भी बड़े बड़े नवाब थे, राजा थे, वो सारे के सारे अपने पावर को लूज कर रहे थे, यानी कि अंग्रेज उसके पावर को छीन ले रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे द पीजेंट्स एंड द सिपॉइज के बारे में। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का कहीं भी डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।